हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आपको विदित है, रोज़ हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन विषयों को लेकर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में हम डिस्कस करते हैं हर दिन एक अलग विषय के बारे में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आप सभी साथियों को यह भी विदित है कि हमारा सपना जो है एसडीएम बनने का, वह तभी साकार होगा जब आप नियमित रूप से रेगुलर स्टडी करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप अपने मुकाम तक, मंजिल तक हमारे साथ जुड़कर पहुंच सकें। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बीकानेर महाराजा रायसिंह के बारे में। जी हाँ, वही बीकानेर महाराजा जिन्हें जाना जाता है राजपूताने के करण के नाम से। इन्हें राजपूताने का करण क्यों कहा जाता है, साथ ही साथ इनके द्वारा कौन कौन से सैन्य अभियान मुगल सेना के साथ में किए और क्या स्थापत्य में इनका योगदान बीकानेर क्षेत्र में रहता है, ये आज हम इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बेसिक बात, रायसिंह जो थे बीकानेर में, जिनका रूलिंग पीरियड 1574 टू 1612 है, 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक बीकानेर महाराजा के द्वारा शासन किया गया था। और इनके पिता का नाम आपको पता ही होगा, कल्याणमल आता और माता का नाम रानी रत्नावती था। जन्म हुआ था 1541 जुलाई 20 जुलाई 1541 ईस्वी को इनका जन्म होता है। अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में आपको पता होगा नागौर दरबार लगाया गया था। और ये नागौर दरबार जब लगाया गया तो इसमें कई सारे शासक उपस्थित हुए थे और इसी में बीकानेर शासक कल्याणमल भी उपस्थित होते हैं। और कल्याणमल के बेटे पृथ्वीराज राठौड़ और रायसिंह भी अपने पिता के साथ में इस नागौर दरबार में उपस्थित हुए। न केवल कल्याणमल यहाँ पर उपस्थित हुए बल्कि अकबर की अधीनता को भी यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। और कई सारे शासक जैसे जैसलमेर का हर्राय भाटी आता है, बूंदी का सुरजनहाड़ा आता है, और इन्होंने अधीनता इस दरबार में उपस्थित होकर के अकबर की स्वीकार की थी। हालांकि मारवाड़ के चंद्रसेन भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे लेकिन उन्होंने अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन कल्याणमल के साथ नागौर दरबार में उपस्थित होते और कल्याणमल के द्वारा अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है। न केवल अधीनता को स्वीकार किया बल्कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी कल्याणमल के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो इसी दरबार में रायसिंह भी अपने पिता के साथ में उपस्थित हुए थे और यहीं से बाद में मुगल सेना के लिए रायसिंह के द्वारा गुजरात, काबुल, कंधार के सैन्य अभियान किए जाते हैं। अब हम इसी दौरान, इसी काल में अगर मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के एक शासक हुए हैं जिनका नाम मैंने आपको अभी बताया था, चंद्रसेन। और मैंने यह भी कहा है कि चंद्रसेन इस दरबार में उपस्थित तो हुए थे लेकिन अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए मुगल सेना के द्वारा जोधपुर पर आक्रमण कर दिया गया था और जोधपुर पर अधिकार अकबर का स्थापित हो जाता है। तो जब इस जोधपुर पर अधिकार अकबर का स्थापित हुआ तो यहाँ का जोधपुर का सूबेदार जो है वह बीकानेर शासक को बनाया जाता है, अर्थात बनाया जाता है किसको? रायसिंह को। रायसिंह को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। तो बेसिक सी बात, जन्म जुलाई 20 1541 ईस्वी में, पिता का नाम कल्याणमल है और माता का नाम रानी रत्नावती है। और हमने यह भी देखा कि ये मुगल दरबार में उपस्थित होकर अपने पिता के साथ वहां पर अधीनता स्वीकार करते हैं। गुजरात, काबुल, कंधार आदि सैन्य अभियान इन्होंने मुगल सेना के लिए किए थे और इन्हीं को जोधपुर का सूबेदार भी नियुक्त अकबर के द्वारा कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। 1573 1573 ईस्वी की बात आती है
जो गुजरात में मिर्जा बंधु आते हैं, जिनके द्वारा अकबर के काल में विद्रोह किया गया था और बाद में सप्रेस करने के लिए मुगल सेना वहां पर गई थी, तो राय सिंह जो थे वो भी आपके मिर्जा बंधुओं के दमन में जो शाही सेना गई थी उसमें साथ में थे। इन्होंने यहाँ पर मोहम्मद इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया और जो विद्रोह यहाँ पर मिर्जा बंधुओं के द्वारा हो रहा था उसका दमन राय सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर कर दिया जाता है। अब जब ये गुजरात से वापस लौटे तो सिरोही वाला जो क्षेत्र है वहां पर दो भाई हैं, एक का नाम है बीजा देवड़ा और दूसरा आता है सुल्तान देवड़ा। इन दोनों के मध्य अनबन हो जाती है और अनबन हुई थी थ्रोन या राजगद्दी को लेकर। राजगद्दी पर अधिकार दोनों ही करना चाहते हैं, दोनों ही शासक यहाँ के बनना चाहते हैं। तो राय सिंह इस मैटर को सुलझाने के लिए उत्तराधिकार का जो संघर्ष है उसको सुलझाने के लिए इस क्षेत्र में सिरोही वाले क्षेत्र में पहुंचे और राय सिंह के द्वारा बीजा देवड़ा जो आता है इसको राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ पर जगमाल जो हैं उनको शासक बना करके आधे सिरोही पर अधिकार करके मुगलों को सौंप दिया जाता है। अब ये जगमाल कौन है? ये जगमाल हैं महाराणा प्रताप के भाई और आधा साम्राज्य जो है वह किसके पास में रह जाता है? सुल्तान देवड़ा के पास में रह जाता है। तो दो बातें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। एक तो 1573 जो मिर्जा बंधुओं का विद्रोह था उसके दमन में राय सिंह मुगल सेना के साथ में गए थे और दूसरी बात हमने ये कही है कि जो सिरोही वाला क्षेत्र जिसमें थ्रोन या राजगद्दी को लेकर उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा है बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा के मध्य, उसमें इन्होंने सुल्तान का पक्ष लिया और बीजा को इस वाले क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है। आधा साम्राज्य जो सिरोही का था वहां पर जगमाल को शासक नियुक्त इनके द्वारा करवा दिया जाता है। जगमाल की बात अगर की जाए, ये महाराणा प्रताप के भाई हैं और यहाँ आधा साम्राज्य जगमाल के पास में और आधा साम्राज्य सुल्तान देवड़ा के पास में आ जाता है। लेकिन कालांतर में आपको पता होगा जब सुल्तान यहाँ पर शासक बना है तो प्रारंभ में तो सुल्तान के द्वारा अकबर की अधीनता को मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन बाद में सुल्तान के द्वारा विद्रोह कर दिया गया, अर्थात मुगलों के अधीन रहना अस्वीकार कर दिया गया। इसीलिए राय सिंह और जगमाल के नेतृत्व में 1583 ईस्वी में एक सेना भेजी जाती है, क्योंकि जगमाल वहीं पर हैं, आधा सिरोही का क्षेत्र उनके पास में है। तो इसमें सेना में राय सिंह भी साथ में जाते हैं और 1583 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम आता है दत्ताड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध बताया? दत्ताड़ी। 1583 दत्ताड़ी का युद्ध लड़ा गया था और इसी में जगमाल जो था वह मारा जाता है। राय सिंह भी यहाँ पर गए थे क्योंकि जगमाल मारा गया है और सुल्तान जो था उसके द्वारा जो संपूर्ण सिरोही क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आधा क्षेत्र तो इसी जगमाल के पास में था। क्या? जी हाँ। लेकिन यह जगमाल मारा गया है और पूरे संपूर्ण सिरोही क्षेत्र पर वापस अधिकार सुल्तान देवड़ा का हो जाता है। कालांतर में राय सिंह के द्वारा मुगलों के लिए और सैन्य अभियान भी किए गए, जैसे 1581 में काबुल, बलूचिस्तान की बात अगर की जाए 1585, 1586 में लाहौर, 1591 में कंधार का सैन्य अभियान, अर्थात जो मुगल सेना अकबर के काल में इन क्षेत्र में हुए विद्रोह के दमन के लिए पहुंची थी तो उसमें उनके साथ में राय सिंह भी थे। साथ ही साथ अकबर के काल में हम जैसा देखते हैं जो आमेर शासक है मानसिंह फर्स्ट, वो अकबर के प्रिय थे और यह भी पता होगा आपको कि अकबर के द्वारा राय सिंह को तो 4000 का ही मनसब दिया गया था, लेकिन मानसिंह फर्स्ट को दिया गया था 7000 का मनसब। जी हाँ, यहाँ पर 4000 का मनसब और राय का टाइटल जो था यह अकबर के द्वारा राय सिंह को प्रदान किया जाता है। लेकिन जहांगीर के दौर में हम देखते हैं तो इनके मनसब में वृद्धि कर दी जाती है, अर्थात जहांगीर के काल में इनका मनसब जो पहले 4000 था उसको बढ़ा दिया जाता है और उसको बढ़ा करके कर दिया जाता है 5000 का।
तो दोनों ही बातें याद रखेंगे। अकबर ने 4000 का मनसब दिया था, राय का टाइटल भी दिया, और यही मनसब जहांगीर के काल में बढ़ करके 5000 का हो जाता है। और राय सिंह को जहांगीर के द्वारा विश्वसनीय माना जाता था, क्योंकि एक बार जब जहांगीर के विरुद्ध ही उसके पुत्र खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था, तब आगरा वाले क्षेत्र की जिम्मेदारी जो थी वह प्रदान राय सिंह को ही की गई थी। दक्षिण भारत के अभियान के दौरान इन्होंने एक बार फोग के पौधे को देखा। फोग जानते हो क्या? सुना होगा आपने फोग के बारे में। जो डेजर्ट वाला एरिया आता है वहां पर ये हमें फोग का छोटा सा बोजा होता है। बोजा मतलब अपने पौधे को मारवाड़ी में बोजा बोलते हैं। तो ये फोग का पौधा इन्होंने देखा, दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों के लिए थे। तो इसी फोग को देख करके इनको अपने देश अर्थात बीकानेर वाले क्षेत्र की जांगल प्रदेश की याद आ गई, और इन्होंने एक पंक्ति यहाँ पर कही, फोग तू से देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, महाने अकबर तेड़िया, तू क्यों आई फोग। अर्थात इन्होंने ये कहा है कि तू तो देसी रूखड़ा है। देसी रूखड़ा भी अपने पौधे को ही बोलते हैं। मैं परदेसी लोग, परदेसी का मतलब, क्योंकि रियासत काल में जो रियासतें थी वो अपने आप में एक संपूर्ण देश के रूप में स्थापित यहाँ पर थी। तो दक्षिण भारत में जब ये हैं तो यहाँ दक्षिण भारत के लिए वो परदेसी हो गए हैं। और महाने अकबर तेड़िया मतलब हमें तो अकबर के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है, तू यहाँ पर क्यों आई है फोग। तो मारवाड़ के क्षेत्र में अर्थात डेजर्ट वाले क्षेत्र में हमारे प्रदेश में मिलती है, हमें तो अकबर के द्वारा भेजा गया, लेकिन तू यहाँ क्यों आई। ये फोग के पौधे को देख करके भाव विभोर होकर के राय सिंह के द्वारा कहा गया था, फोग तू से देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया, तू क्यों आई फोग। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और 22 जनवरी 1612 ईस्वी की बात आती है। दक्षिण भारत में अब बुरहानपुर में ही राय सिंह का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। अब जब अकबर के काल में सैन्य अभियान तो इन्होंने किए ही किए हैं, इसके अलावा स्थापत्य कला में भी जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग आता है उसका निर्माण भी राय सिंह के काल में ही होता है। जी हाँ, जूनागढ़ दुर्ग जिसे हम जमीन का जेवर भी कहते हैं, और ये जमीन का जेवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धानवन श्रेणी का दुर्ग आता है। धानवन का मतलब जो धरातल पर बना हो या मरुस्थल में बना हो। इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण जो था वह राय सिंह के काल में ही होता है। 1589 टू 1594, 1589 ईस्वी से लेकर के 1594। और राय सिंह के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम आता है करमचंद। इन्हीं करमचंद की देखरेख में इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगर कभी आप जूनागढ़ गए हैं तो आपने देखा होगा इसका सूरजपुर प्रवेश द्वार जो आता है उसी के पास में एक तरफ जयमल और दूसरी तरफ पत्ता, मतलब जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, ये वही वीर सेनापति हैं जिनके द्वारा अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय केसरिया किया गया था। और जयमल तो घायल भी हो गए थे, जिनको वीर कल्लाजी ने अपने कंधे पर बैठा करके मुगल सेना के साथ में युद्ध किया था। जी हाँ, जिनकी वीरता से प्रभावित होकर के अकबर के द्वारा भी आगरा के किले के सामने इनकी गज्जारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगाई गई थी, मतलब हाथी के ऊपर बैठी हुई पाषाण मूर्तियां। लेकिन यहाँ पर राय सिंह के द्वारा भी जो सूरजपुर प्रवेश द्वार है इसी जूनागढ़ दुर्ग का, उस पर भी इनकी पाषाण मूर्तियां लगाई जाती हैं। यहीं पर राय सिंह प्रशस्ति भी लगी हुई है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है राय सिंह प्रशस्ति से हमें कहाँ के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो राय सिंह बीकानेर के ही शासक थे। इन्होंने प्रारंभिक बीकानेर से अर्थात जो अगर हम बात करें राव बीका जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, उनसे लेकर के राय सिंह तक का जो इतिहास आता उसको क्रमबद्ध तरीके से इस प्रशस्ति में लिखवाने का कार्य किया। इसका लेखक जो था वह जैता नामक जैन मुनि था, और इनके काल में जयसोम के द्वारा करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है, करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। इस लिटरेचर की रचना भी इन्हीं के काल में हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ राय सिंह के काल में एक बार भयंकर अकाल पड़ा था, और इस अकाल के दौरान राय सिंह के द्वारा न केवल मनुष्यों के लिए उचित व्यवस्था की गई थी, बल्कि जो पशुधन यहाँ पर था, पक्षी जो यहाँ पर थे, उनके लिए भी उचित व्यवस्था राय सिंह के द्वारा यहाँ की जाती है अकाल के समय।
अब जब इन्होंने ऐसा किया, ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुधन के लिए भी उचित प्रबंध करने का कार्य किया, तब जो चारे पानी की व्यवस्था पशुओं के लिए की जाती है, तभी मुंशी देवी प्रसाद जो आते हैं, इनके द्वारा इन्हें राजपूताने का करण कहा गया था। तो इसीलिए बीकानेर शासक को राजपूताने का करण कहा जाता है। बीकानेर में ही एक शासक थे और जिनका नाम आता है लूणकरण, उन्हें कलयुग का करण कहा जाता है, जबकि रायसिंह को राजपूताने के करण की संज्ञा हम कह रहे हैं मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दी गई थी। ये इसलिए दी गई थी क्योंकि अकाल के दौरान इन्होंने न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उचित चारे और पानी की व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। तो ये थे बीकानेर शासक रायसिंह के बारे में हमने चर्चा की है। अगर आप कंप्लीट आरपीएससी के लिए या आरएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। स्टडी IQ एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रवीण 33 मेरा कोड है, उसको अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक बेहतरीन कोर्स के साथ जुड़कर आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।